हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है आपकी और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन हम टॉपिक ले रहे हैं। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ये वीडियो लेक्चर है। EAFM का पेपर सेकंड चल रहा है। पेपर का नाम है आपके बिजनेस बस्टिंग। आपका टॉपिक है आज का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। देखिए, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए रख रखा है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता दूं, MR अग्रवाल की बुक से ये एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल नंबर है 17। MR अग्रवाल की बुक से ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17 है। इस एग्जाम्पल में बेस्ट प्रोडक्ट लिमिटेड, इस कंपनी के नाम से ये एग्जाम्पल होगा। बेस्ट प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 17 है MR अग्रवाल की बुक से। क्वेश्चन की जो डिटेल है मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल 75% है। कंपनी अभी जो प्रोडक्शन कर रही है वो 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी पर काम कर रही है कंपनी अभी। प्लांट प्रोड्यूस 5400 टन पर मंथ। जो आउटपुट है वो इस वक्त कितना प्रोड्यूस कर रही है कंपनी? 5400 टन पर मंथ। जो आउटपुट कंपनी ले रही है 5400 टन पर मंथ आउटपुट ले रही है। सेलिंग प्राइस पर टन है 500 रुपीज़। सेलिंग प्राइस पर टन आपको गिवन है 500 रुपीज़। इसमें 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स है। कंपनी जो अर्न कर रही है 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स कंपनी इस वक्त अर्न कर रही है। अब आगे जो नेक्स्ट डिटेल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है 100 टन ऑफ फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट रिक्वायर 80 टन ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि 80 टन रॉ मटेरियल अगर आप परचेज करोगे तो उससे जो आउटपुट होगा वो 100 टन होगा। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आपको कम चाहिए, आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा आप कि 80 टन रॉ मटेरियल से जो आउटपुट होता है वो आपको 100 टन होता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन करते समय काम में आएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द कंट्रोल प्राइस ऑफ विच इज ₹100 पर टन। तो यहाँ पे कंट्रोल प्राइस दी हुई है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं अगर हम राशन से माल लेते हैं या ये पब्लिक राशनिंग के थ्रू जो अपने को मटेरियल मिलता है कंट्रोल प्राइस पे मिलता है, कम रेट में मिल जाता है और कितने रुपए का पड़ता है हमारे? 100 रुपीज़ पर टन। अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं कंट्रोल प्राइस पे परचेज करते हैं तो हमें 100 रुपीज़ की रेट से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसकी एक लिमिट है, कितना मटेरियल हमको ये परचेज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप परचेज करना चाहें तो 3000 टन पर मंथ आप परचेज कर सकते हैं रॉ मटेरियल कंट्रोल्ड प्राइस पे। यहाँ पे ये कह रहा है ओनली 3000 टन पर मंथ ऑफ द रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन एट द कंट्रोल्ड प्राइस। तो यहाँ पे आप कंट्रोल्ड प्राइस पे जो मटेरियल परचेज कर सकते हो उसकी एक लिमिटेशन है। मैक्सिमम आप कितना रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हो पर मंथ? 3000 टन। तो मैक्सिमम 3000 टन रॉ मटेरियल परचेज किया जा सकता है कंट्रोल्ड प्राइस पे, यानी कि ₹100 की रेट से। इससे ज़्यादा चाहिए तो मान लीजिए मेरे को 3500 टन चाहिए, तो फिर 500 टन मैं कहाँ से लाऊंगा? 3000 टन तो मैं परचेज कर लूँगा कंट्रोल प्राइस पे 100 रुपीज़ की रेट से। बाकी का जो मटेरियल रिक्वायर होगा वो मेरे को कहाँ से लेना पड़ेगा? वो मेरे को ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। कह रहा होगा एंड द बैलेंस आर बॉट इन द ओपन मार्केट एट ए प्राइस ऑफ 140 पर टन। अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो जो बैलेंस क्वांटिटी है वो आपको ओपन मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी और ओपन मार्केट में मटेरियल की रेट क्या है? 140 रुपीज़ पर टन। तो आपको जो बैलेंस मटेरियल है वो 140 पर टन की रेट से परचेज करना होगा और 3000 अगर आपको चाहिए तो 3000 पर टन। 3000 टन आपको 100 रुपीज़ की रेट से अवेलेबल होगा। इससे ज़्यादा अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपको 140 रुपीज़ पर टन की रेट से ओपन मार्केट से परचेज करना होगा। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी वांट्स टू वर्क, क्या कह रहा है ये? कंपनी वांट्स टू वर्क टू फुल कैपेसिटी
तो कंपनी चाहती है कि 75% की जगह फुल कैपेसिटी पे काम करें, मतलब 100% कैपेसिटी पे काम करें। तो 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो होगा क्या, इससे हमारी आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो रॉ मटेरियल भी बढ़ेगा। तो कंपनी वांट्स टू वर्क फुल कैपेसिटी एंड व्हेन दिस बिकम्स नोन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज इन द ओपन मार्केट राइजेज टू ₹150। और जब ऐसा होगा कि कंपनी 100% कैपेसिटी पे काम करेगी तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की डिमांड होगी और रॉ मटेरियल जो है वो रेट इंक्रीज हो जाएगा, 140 रुपीज़ से इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा, 140 रुपीज़ पर टन की रेट से अवेलेबल होगा। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर टन। तो कंपनी आपसे पूछ रही है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर हैज़ टू बी ऑब्टेन। जितना प्रॉफिट आपको पहले होता था, यानी कि 75% लेवल पे आपको जितना प्रॉफिट होता था, उतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस क्या रखना पड़ेगा, पर टन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रेजेंट लेवल में ये देखना होगा। इससे पहले कुछ डिटेल्स है जो ऊपर रह गई है, मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आपने ये सब पढ़ लिया तो इसके अलावा ये एक डिटेल आपको और पढ़ लेनी चाहिए। आउट ऑफ द टोटल मंथली कॉस्ट, जो आपकी मंथली कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट, उसमें से फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपीज़ एंड द बैलेंस comprised of the material cost as above and other variable cost। तो उसमें आपके अदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और मटेरियल भी है। तो अब देख लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में 6 लाख है। मटेरियल कॉस्ट, हम मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें कितना मटेरियल चाहिए। अदर वेरिएबल कॉस्ट का पता लगाना होगा हमें कि अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हमने सेल्स लिख ली है। सेल्स हमारे पास है यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट। आउटपुट आपका हो जाता है 5400 टन रॉ मटेरियल इन टन। तो रॉ मटेरियल भी हम लिख देते हैं कि रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 100 टन आउटपुट के लिए, 100 टन आउटपुट के लिए हमें 80 टन रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि रॉ मटेरियल कम लगता है। यहाँ पे प्लांट ने प्रोड्यूस किए 54 टन, तो आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा 5400 टन का 80% रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 5400 टन आउटपुट आएगा। तो 5400 का 80%, 5400 टन का 80% हो जाता है 4320। ये आपको मटेरियल रिक्वायर होगा। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड जो है आपको, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन टन, तो रॉ मटेरियल आपको जो चाहिए वो है 4320 टन। और कैसे आपने कैलकुलेट किया है, तो आपने 5400 जो आउटपुट है उसका 80% आपको मटेरियल चाहिए। 100 टन के लिए 80% चाहिए था, यहाँ पे ये कह रहा है कि 100 टन के लिए 80% रॉ मटेरियल चाहिए, तो 5400 के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए, सेल्स हमारे पास है 5400 टन हमने माल सेल किया होगा 500 रुपीज़ पर टन की रेट से। तो 5400 मल्टीप्लाई बाय 500, ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो हमारे पास टोटल सेल्स हो जाती है 27 लाख। अब अगर इसमें से हम प्रॉफिट लेस कर दें, 10% प्रॉफिट है ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स
यानी कि सेल्स का 10% प्रॉफिट है, तो सेल्स आपके पास 27 लाख है, इसका 10% आप निकाल दीजिए 2,70,000। अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा उसे हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। भाई अगर सेल्स में से प्रॉफिट लेस कर दें तो जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है, 24,30,000। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट में से मुझे मालूम है फिक्स कॉस्ट कितनी है। फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, चेंज भी नहीं होती, चाहे आउटपुट में आप कितना ही चेंज करो, आउटपुट आप इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट हर कंडीशन में सेम रहती है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपके पास 6 लाख है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 6 लाख है। तो 18,30,000 ये क्या आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है और अदर कोई वेरिएबल कॉस्ट है तो वो भी है। तो इसमें रॉ मटेरियल और अभी लेबर इंक्लूड है। अब देखते हैं कि टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट मालूम कर गई हमें, तो बाकी जो बची वो क्या बचेगी, वेरिएबल कॉस्ट। हम फॉर्मूले में अगर समझें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दे तो जो बचेगी वो वेरिएबल कॉस्ट बचेगी। तो टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दी, जो बची वो वेरिएबल कॉस्ट बच गई। अब वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास मटेरियल की कैलकुलेशन हो सकती है। सर मटेरियल की कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको मटेरियल कितना चाहिए, यहाँ पे देखिए 4320 टन, 4320 टन आपको मटेरियल रिक्वायर होगा रॉ मटेरियल। अब 3000 टन रॉ मटेरियल तो आप 100 रुपीज़ पर टन की रेट से परचेज कर सकते हैं। 3000 टन रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है और 100 रुपीज़ पर टन की रेट से आप परचेज कर सकते हैं। तो इतना जो रॉ मटेरियल है वो आपको कितने रुपए में मिल गया होगा, 3 लाख में। लेकिन आपको टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 4320, तो बाकी का जो बैलेंस है 1320। भाई टोटल रिक्वायर आपको कितना है, 4320। इसमें से 3000 टन आपको 100 रुपीज़ की रेट से मिल जाएगा कंट्रोल्ड प्राइस पे। बाकी मटेरियल आपको ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, ये कंट्रोल्ड प्राइस पे मिलेगा और बाकी आपको ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा 1320। तो ओपन मार्केट में जो रेट है वो है 140 रुपीज़। तो 1320 इंटू 140, ये मटेरियल आपको पड़ेगा 1,84,800 का। टोटल 4,320 टन मटेरियल आपके पड़ जाता है 4,84,800। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से अगर आप मटेरियल की कॉस्ट लेस कर दें, ये मटेरियल कॉस्ट आ जाती है आपके पास, मटेरियल कॉस्ट अगर आप लेस कर दें तो 18,30,000 में से 4,84,800 रुपीज़ लेस करने के बाद आपके पास 13,45,200 रुपीज़ ये बैलेंस बच जाता है। और ये जो बचेगा अदर वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये अदर वेरिएबल कॉस्ट है जिसे हम लेबर भी कह सकते हैं। तो ये अदर वेरिएबल कॉस्ट है जिसे आप लेबर कह सकते हैं। तो लेबर आपकी चार्ज हुई होगी 13,45,200। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 17 है और MR अग्रवाल की बुक से है। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए आप पढ़ रहे हैं। बिजनेस बस्टिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन टॉपिक का नाम है। तो इस क्वेश्चन में हमने 13,45,200 रुपीज़ ये वेरिएबल कॉस्ट लेबर के रूप में कैलकुलेट कर ली है कि इतना रुपये लेबर आपने चार्ज किया होगा। और ये कब पे कर रहे हैं आप, अगर आप आउटपुट 54 टन पर मंथ पे काम कर रहे हैं तो 75% लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा वो 4,320 टन रिक्वायरमेंट होगी मटेरियल की, जिसमें से 3,000 टन मटेरियल आप 100 रुपीज़ पर टन की रेट से कंट्रोल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। बाकी का जो बैलेंस मटेरियल है 1,320 टन ये आपको 140 की रेट से ओपन मार्केट से परचेज करना होगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट आपकी आती है 4,84,800।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से मटेरियल कॉस्ट आप लेस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा बैलेंस उसे आप कहेंगे लेबर कॉस्ट या अदर वेरिएबल कॉस्ट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इतना सब करने के बाद मैं आपको बता दूं ये 75% लेवल पे आपने काम किया है। कितने परसेंट लेवल पर? 75% लेवल पर। अब अगर हमें 100% आउटपुट के लिए काम करना हो तो किस प्रकार काम किया जाएगा? 100% अगर आउटपुट के लिए आपको काम करना हो तो इस क्वेश्चन को, इस बैलेंस शीट को हम सीधी बनाएंगे या इस कॉस्ट शीट को हम, अभी तो फिलहाल तो मैंने उल्टी बनाई थी कॉस्ट शीट, क्यों? क्योंकि हमें ये मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना था। अब इसको बिल्कुल सीधी बनाते हैं, मतलब जिस फॉर्मेट में ये होती है, पहले कॉस्ट आती है, पहले वेरिएबल कॉस्ट आती है, फिर फिक्स कॉस्ट आती है, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड होता है और फिर सेल्स आती है। तो इस तरीके से बनाते हैं, 100% आउटपुट के लिए बनाते हैं। अब तो अभी इसे इरेज कर देते हैं और जो डिटेल आपको चाहिए होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमें दो चीज़ें चाहिए होगी। सेल्स हमारे पास रहती है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन भी है। 10% आपको प्रॉफिट चाहिए, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हमेशा रहेगी। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट हमने खुद ने कैलकुलेट की है, तो ये हमें चाहिए होगी। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं कहीं ना कहीं। तो ये मटेरियल लिख लेते हैं, यहाँ पे लेबर लिख लेते हैं। मटेरियल आपका लग रहा था 4,84,800 और लेबर आपने पे किया है 13,45,200। तो लेबर आप पे कर रहे हैं 13,45,200, यहाँ पे हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। मटेरियल आपको 4,84,800 चार्ज किया है। तो जो चीज़ें काम में आने वाली है वो हमने लिख दी है ऊपर, जिससे कि जब भी ज़रूरत होगी हम वहाँ से यूज़ कर लेंगे। बाकी जो बोर्ड पे आपके सामने डिटेल है इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे 100% आउटपुट के लिए हम कॉस्ट शीट तैयार कर सकें। हंड्रेड % आउटपुट के लिए आप तैयार कर रहे हैं। हंड्रेड % लेवल के लिए आप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाता है, तो देखिए 5400 आउटपुट था आपका 75% पे, तो 100% पे कितना होगा? इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5400 टन 75% पे था, तो 100% पे हो जाएगा ये 7200 टन। और मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन टन, तो आपको कितने टन मटेरियल चाहिए? 7200 का 80% आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 5760 टन मटेरियल चाहिए। तो इतना रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा। 7200 का 80% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा 7200 का 80%। तो 7200 का 80% हो जाता है आपके पास 5760। इतने टन आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब देखते हैं हम इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। फिलहाल आपको पूरा दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल आपको पूरा दिख रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, तो देखिए रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो 3000 टन रॉ मटेरियल हम कंट्रोल प्राइस पे परचेज कर सकते हैं 100 रुपीज़ की रेट से। तो 3 लाख का रॉ मटेरियल हमें कंट्रोल प्राइस पे मिल जाएगा। ये आपको कंट्रोल प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा। आप 3000 टन रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ की रेट से कंट्रोल प्राइस पे परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि 3000 टन रॉ मटेरियल हम कंट्रोल्ड प्राइस पे प्राप्त कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन्ड।
तो 3000 टन हमने परचेज कर लिया कंट्रोल्ड प्राइस पे। बाकी का जो रॉ मटेरियल है, बाकी का कितना है, तो 2760। आपके पास टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है 5760, इसमें से 3000 टन आपने कंट्रोल्ड प्राइस पे परचेज कर लिया। तो बैलेंस मटेरियल जो है वो आपको ओपन मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। ओपन मार्केट से आप 2760 टन माल परचेज करेंगे और इसकी रेट है 150 रुपीज़ पर टन। पहले जो रेट थी 140 रुपीज़ पर टन थी, लेकिन बाद में इंक्रीज हो गई रेट और मार्केट राइजेज टू रुपीज़ 150 पर टन। तो अब आपको जो रेट मिलेगी वो मिलेगी 150 रुपीज़ पर टन। इसका मतलब आपको कितना गुड्स खरीदना पड़ेगा, 2760 मल्टीप्लाई बाय 150, 2760 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हो जाता है आपके 4,14,000। 4,14,000 का जो गुड्स है आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, ओपन मार्केट से। टोटल कॉस्ट हो जाती है 7,14,000। तो इतना गुड्स है जो आपको रॉ मटेरियल जितने की कॉस्ट है 7,14,000। अब हम बात करते हैं लेबर की। तो लेबर देखिए, लेबर चार्जेज आपने लास्ट टाइम पे किया है 13,45,200। कितना पे किया है, 13,45,200। लेकिन कितने परसेंट लेवल पे, 75% पे। तो 100% अगर रॉ मटेरियल हम यूज़ करें या 100% कैपेसिटी पे काम करें तो कितना पे करेंगे, तो 75% ये था पहले, तो 75% का डिवाइड कर दीजिए और आपको चाहिए 100%, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13,45,200 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, तो यहाँ पे आपको 17,93,600 17,93,600 इतना लेबर चार्जेस पे करना होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 17,93,600 प्लस 7,14,000, आपके पास 25,07,600 रुपीज़ टोटल आ जाता है। इसे हम कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर दीजिए फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताई थी सेम रहती है, इसमें चेंज नहीं होता, चाहे आउटपुट में आप कितना भी चेंज कीजिए। तो फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी जैसे प्रीवियस लेवल पे थी। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है 25,07,600 में आप ऐड कर दीजिए 6 लाख, तो 31,07,600 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसमें आप ऐड कीजिए प्रॉफिट 10%। अब यहाँ पे आपको 10% प्रॉफिट नहीं लेना है, यहाँ पे आपको कह रहा था सेम क्वांटम ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट आपको पहले था उतना, तो रुपीज़ में लेना है आपको प्रॉफिट। और हमें पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, 2,70,000, तो 2,70,000 प्रॉफिट था आपको, 27 लाख का 10%। तो इस बार भी आपको जो प्रॉफिट लेना है उसकी क्वांटिटी सेम लेनी है। पहले अगर आपको 2,70,000 का प्रॉफिट था तो अभी भी आपको जो प्रॉफिट लेना है वो कितना लेना है, 2,70,000। इसी के साथ आपकी जो सेल्स होती है वो आ जाती है कि आपकी सेल्स होनी चाहिए कितनी, 2,70,000 आप ऐड कर दीजिए तो 33,77,600 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस सेल्स आ जाती है। अब पर टन सेलिंग प्राइस देखें तो देखिए सेलिंग प्राइस पर टन, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सेल्स में डिवाइड कर दीजिए आउटपुट का 33,77,600, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए कितना आउटपुट तैयार किया है आपने, 7,200 टन। तो 7,200 टन का आप डिवाइड कर दीजिए 33,77,600 डिवाइडेड बाय 7,200 टन, तो 469.11 पर टन ये आपके पास रॉ मटेरियल की सेलिंग प्राइस आ जाती है। सेल्स में आप डिवाइड कर दीजिएगा आउटपुट का, तो सेल्स डिवाइडेड बाय आउटपुट ये आपके पास हो जाती है सेलिंग प्राइस पर टन। 33,77,600 में आपने डिवाइड किया है 7,200 टन का, तो आपके पास सेलिंग प्राइस पर टन आ जाती है 469.11। ये आपकी पर टन सेलिंग प्राइस हो जाती है। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये,
और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे को ये प्रॉब्लम बताई भी थी, तो अब उन स्टूडेंट्स की ये जो प्रॉब्लम है ये निश्चित रूप से सॉल्व हो चुकी होगी। और इस टाइप की अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। वैसे आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, मैं आपको बता दूं, आप ही की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आज की वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करते रहिए। थैंक यू गाइस, सी यू सून। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर के लिए वीडियो लेक्चर है और बिजनेस बस्टिंग आप पढ़ रहे हैं। टॉपिक है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। एम.आर. अग्रवाल की बुक से आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है एग्जाम्पल नंबर 12 और क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, लेकिन पहले मैं बता दूँ ये जो क्वेश्चन है एक बढ़िया क्वेश्चन है और आपको निश्चित रूप से जब भी एग्ज़ाम लेने जाएँ तो इसको सॉल्व करके जाना चाहिए ज़रूर। तो देखिए आपके पास 3 इंडिपेंडेंट केसेस हैं, मतलब इसके 3 कंडीशंस हैं। ये क्वेश्चन 3 टाइम सॉल्व होगा। आपको फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल को लिमिटेड मानना है 1,20,000 kg तक। सेकंड टाइम जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेबर आपको लिमिटेड लेनी है 96 अप टू 96,000 आवर्स। और थर्ड टाइम्स आपको सेल्स लेनी है जो लिमिटेड होगी 31 लाख तक। तो ये 3 बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। फर्स्ट रॉ मटेरियल बेस पे, सेकंड लेबर आवर बेस पे और थर्ड सेल्स के बेस पे। आपको क्या करना है, डिटरमाइन बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, यू आर टू कैलकुलेट प्रॉफिट। और आपको प्रॉफिट के बेस पे डिटरमाइन करना है जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स होगा वो, यानी कि आप किस क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट सेल करेंगे ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए आप बेस क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, यानी कि आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि किस कंडीशन में आपको सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, किस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे। डिटेल आपके सामने है। मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 एक्स की आप यूनिट सेल कर सकते हैं, वाई की आप 10,000 और जेड की 15,000 यूनिट आप प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट है रुपीज़ 2 लाख, 150 और 1 लाख। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 50 रुपीज़ पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है। मटेरियल एट ₹5, मटेरियल की जो रेट है 5 रुपीज़ पर केजी है। मटेरियल एट ₹5 पर केजी, तो एक्स के लिए 5 रुपीज़ का मटेरियल परचेज किया है, यूनिट वाई के लिए 50 का और जेड के लिए 10 रुपीज़ का। ये सारी इन रुपीज़ वैल्यू गिवन है, मैं आपको बता दूं। इसमें भी ये सब इन रुपीज़ में गिवन है और इस केस में भी इन रुपीज़ में ये सारी डिटेल्स गिवन है। लेबर चार्जेस की अगर बात करें तो 10 रुपीज़ पर लेबर आवर चार्ज किया है आपने, 30 रुपीज़ का एक्स के लिए, वाई के लिए 60 का और जेड के लिए 10 रुपीज़ का। अदर वेरिएबल कॉस्ट में देखेंगे आप तो 5 रुपीज़ अदर वेरिएबल कॉस्ट एक्स के लिए चार्ज की है, वाई के लिए 10 रुपीज़ और जेड के लिए 5 रुपीज़। तो ये आपकी डिटेल्स हैं। अब हम सबसे पहले मटेरियल को लिमिटेड मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं, व्हेन रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, $1,20,000 kg। अगर आपका रॉ मटेरियल 1,20,000 kg लिमिटेड हो तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल। तो हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पर केजी रॉ मटेरियल की। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जो आपके पास प्रोडक्ट है एक्स, वाई और जेड, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास। सेलिंग प्राइस लिख देते हैं हम
सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास है रुपीज़ 100, 200 और 50। तो 100, 200 और 50 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस है। लेस कर दीजिए आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आपको दी हुई है, वो तीनों ही मटेरियल कॉस्ट आप लेस कर दीजिए। वेरिएबल कॉस्ट आप लेस कर देते हैं कॉस्ट। इसमें मटेरियल है आपके पास, लेबर भी है और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस भी है। तो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल हो जाता है 535 का, 5, 30 और 5, टोटल 40 रुपीज़ का मटेरियल हो गया। मटेरियल आपका 5 का था, लेबर आपकी 30 रुपीज़ की थी और अदर वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 थी। 100 रुपीज़ में से 5, 35 यानी कि टोटल 40 रुपीज़ आप लेस करेंगे, छोड़िए, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है 60 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये जो कंट्रीब्यूशन आया है आपने पर यूनिट कैलकुलेट किया है 60 रुपीज़। सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट वाई के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 50, 60 और 10 यहाँ पे रेट है, तो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ और 10 रुपीज़, टोटल आपके 120 हो जाता है। 200 में से 120 लेस करेंगे तो आपके पास 80 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाता है। जेड के केस में 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ है। रॉ मटेरियल, लेबर और वेरिएबल कॉस्ट, तो 25 रुपीज़ आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इस केस में कैलकुलेट आप कर लेते हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। अब हमें चाहिए पर केजी रॉ मटेरियल। तो देखिए कंट्रीब्यूशन पर केजी मटेरियल, कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो आप डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन में मटेरियल फॉर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। कंट्रीब्यूशन में आप डिवाइड कर दीजिए पर यूनिट मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ये आपके पास की फैक्टर हो जाता है या कंट्रीब्यूशन पर केजी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। तो देखिए कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 60, सेकंड केस में 80 है और थर्ड केस में है 25। तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास है। अब पर यूनिट मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मटेरियल की रेट जो है वो 5 रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ पे 5 रुपये का मटेरियल लगा है, मतलब 5 में 5 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1 केजी रॉ मटेरियल आपने यूज़ किया है। इसी तरह यहाँ पे 50 रुपीज़ का मटेरियल लगा है और 1 केजी मटेरियल की रेट कितनी है? 5 केजी। तो 50 में आप डिवाइड कर दीजिए 5 केजी का, 5 रुपीज़ पर केजी का, तो आपको मालूम चलेगा कि आपने यहाँ पे 10 केजी मटेरियल यूज़ किया है। 50 में आप डिवाइड करेंगे 5 का तो आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि आपने 10 केजी मटेरियल यूज़ किया है। इसी तरह आप 10 में डिवाइड कर दीजिए 5 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि 2 केजी मटेरियल आपने यूज़ किया है। तो आप इस तरीके से जो मटेरियल रेट है पर यूनिट इसमें डिवाइड कर दीजिए रेट पर केजी का, तो आपके पास केजी जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल की वो कैलकुलेट हो जाएगी 1 केजी, 10 केजी और 2 केजी। तो देखिए फर्स्ट केस में आपने 1 केजी मटेरियल यूज़ किया है, सेकंड केस में आपने 10 केजी मटेरियल यूज़ किया है और थर्ड केस में आपने 2 केजी मटेरियल यूज़ किया है।
तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन पर केजी जो है वो 60/1 60 रुपीज़ हो जाता है। सेकंड केस में आप देखेंगे 8 रुपीज़ पर केजी हो जाता है, 8 रुपीज़ पर केजी। यहाँ पे आपने 60 रुपीज़ पर केजी कैलकुलेट किया है। और थर्ड केस में 12.50 पर केजी, ये आपने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे रैंक दे सकते हैं। तो जब आप रैंक देंगे तो जहाँ पे आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हम सबसे पहले उसको बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाहेंगे, सबसे पहले एक्स को सेल करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन पर केजी जो है वो हाईएस्ट है 60 रुपीज़। सेकेंड नंबर पे अगर इन दोनों में से बारी आई चूज़ करने की, तो हम निश्चित रूप से जेड को चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है हाईएस्ट, वो मिल रहा है जेड से 12.50 रुपीज़ पर केजी। और सबसे थर्ड नंबर पे जो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे या जो सबसे लास्ट में बनाना चाहेंगे इन तीनों में से, वो होगा प्रोडक्ट वाई, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर केजी जो आपको मिल रहा है वो सबसे कम मिल रहा है। तो थर्ड नंबर पे हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने रैंकिंग दे ली। रैंक देने के बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट मिक्स को बनाने के बाद हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करें? अब यहां पे आपको चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस। अब स्पेस चाहिए, चलो तो कंट्रीब्यूशन पर केजी हम फिलहाल ऊपर लिख देते हैं। जितना कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट किया है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर केजी ये आपने कैलकुलेट किया है 68 और 12.5, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3rd नंबर XYZ इस तरीके से है। तो कंट्रीब्यूशन पर केजी जो यहाँ पे कॉलम था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इनकी ज़रूरत है नहीं है। तो नीचे वाला जो कॉलम है ये वाला, ये हम यहाँ से हटा देते हैं अब, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख ही लिया है। तो हम सबसे नंबर 1 पे बनाएंगे x, नंबर 2 पे बनाएंगे z। देखिए x, y, z इनकी कितनी यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए ये हम देख लेते हैं यूनिट। तो नंबर 1 पे जो हम बनाएंगे वो x होगा। इसकी मैक्सिमम यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे जितनी हम बना सकते हैं। तो मैक्सिमम यूनिट आप x की बनाने की कोशिश करोगे तो कितनी बना पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 यूनिट हम मैक्सिमम x की बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम z को बनाएंगे। प्रोडक्ट z बनाने के लिए मैक्सिमम कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हो? तो हम देखेंगे 15,000 यूनिट हम प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हैं z की। अब y की कितनी मालूम नहीं, कोई बात नहीं। तो आप देखिए आपके पास जो मटेरियल है वो 1,20,000 kg है मैक्सिमम, ये आपकी लिमिट है मैक्सिमम मटेरियल इन केजी। अब यहां पे देखते हैं पर यूनिट आउटपुट, ये मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पर यूनिट आउटपुट आपके अगर देखें तो 1 यूनिट के लिए आपको मटेरियल कितना चाहिए, या मटेरियल यूज्ड फॉर पर यूनिट आउटपुट। तो मटेरियल यूज्ड फॉर पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट ही कर लो, ये लो, ठीक। अब 1 यूनिट के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए? तो देखिए x के लिए तो हमें 1 kg मटेरियल चाहिए होता है 1 यूनिट के लिए, लेकिन यूनिट y बनाने के लिए हमें 10 kg चाहिए होता है मटेरियल, और z की यूनिट बनाने के लिए हमें 2 kg मटेरियल चाहिए होता है। अब आपको x की कितनी यूनिट बनानी है? 20,000, तो मटेरियल 20,000 kg चाहिए होगा आपको। ये मटेरियल यूज आ जाएगा आपका। 15,000 यूनिट अगर आपको बनानी है, 2 kg मटेरियल आपका 1 यूनिट के लिए काम में आता है, तो 30,000 kg
आप जेड प्रोडक्ट बनाने के लिए काम में ले लेंगे। 1,20,000 आपके पास टोटल मटेरियल है, जिसमें से 20,000 आपने एक्स के काम में ले लिया, जेड के काम में 30,000 ले लिया, तो बचा हुआ मटेरियल कितना है? 120 में से 30 और 20,000 दोनों लेस कर दीजिए, तो आपके पास 70,000 kg मटेरियल बचेगा। ये आप बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 70,000 kg बचने के बाद आप इससे बनाएंगे क्या? लास्ट में हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाई। अब वाई की एक यूनिट के लिए आपको 10 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो 70,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 10 kg का। तो 70,000 में जब हम डिवाइड करते हैं 10 kg का, तो हमारे पास यूनिट्स आ जाती है। तो हम कितनी यूनिट बना सकते हैं? 7,000 यूनिट हम प्रोड्यूस एंड सोल्ड कर सकते हैं वाई की। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। तो ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि हम कितनी यूनिट बना सकते हैं एक्स की, वाई की और जेड की। अब लेकिन प्रॉफिट कितना होगा ये तो अभी तक बताया ही नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो अब देखते हैं हम कि कितना प्रॉफिट होगा इस केस में। अगर हम 20,000 यूनिट एक्स की बनाते हैं, वाई की 7,000 यूनिट बनाते हैं और जेड की 15,000 यूनिट बनाते हैं, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास यूनिट है या प्रोडक्ट हैं एक्स, वाई और जेड, ये तीन प्रोडक्ट हैं। आपने जो यूनिट बनाई है वो आपके पास है 20,000, 7,000 और 15,000। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना कैलकुलेट किया है आपने? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास है 60, 80 और 25। तो 60 है, 80 है और 25 है। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है आपके पास, और यहाँ पे ये मटेरियल है, यूनिट है, सॉरी आउटपुट कह सकते हैं आप इसको। तो आउटपुट इन यूनिट्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ट्वेंटी को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 12 लाख का कंट्रीब्यूशन आपने अर्न कर लिया है। यहाँ पे 7,000 को इंटू किया 80 से, तो आपके पास 5,60,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न हो जाता है। और 15,000 मल्टीप्लाई बाय आप 25 करते हैं तो 3,75,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हैं। सबको ऐड कर दीजिए आप, टोटल 21,35,000 कंट्रीब्यूशन आप अर्न करेंगे। ये टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो लेस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। अब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दीजिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास? तो फिक्स कॉस्ट देखिए 2 लाख, 150 और 1 लाख। टोटल फिक्स कॉस्ट सबको ऐड कर दीजिए तो 2 लाख, 150 और 1 लाख, तीनों फिक्स कॉस्ट मिला के हो जाती है 4,50,000। तो फिक्स कॉस्ट आप लेस कर दीजिए 4,50,000। तो आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा 16,85,000। 16,85,000 आपके पास प्रॉफिट बच जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट बचा है 16,85,000 का प्रॉफिट आपके पास बच जाता है। कब? अगर मटेरियल लिमिटेड है 1,20,000 kg तक। ये आपको अब क्वेश्चन निश्चित रूप से पूरा नजर आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16,85,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। कब? अगर आप मटेरियल लिमिटेड होता है हमारे पास 1,20,000 kg और उसमें हम प्रोडक्ट एक्स की 20,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करते हैं, वाई की 7,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करते हैं और जेड की हम 15,000 यूनिट सेल करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रॉ मटेरियल लिमिटेड हो, ये हमने सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेबर अगर लिमिटेड हो 96,000 आवर तक तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। मटेरियल, इस केस में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है?
इस केस में हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है 16,85,000। तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मटेरियल रॉ मटेरियल लिमिटेड हो तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 16,85,000 होगा प्रॉफिट। तो ये आपने प्रॉफिट लिख दिया है। तो तीनों में हम कंपेयर कर पाएंगे। अब इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन के बाद अब हम देखते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस हम करते हैं व्हेन लेबर आर को हम लिमिटेड मान लेते हैं हम, और हम कर देते हैं व्हेन लेबर आर लिमिटेड इज लिमिटेड, व्हेन लेबर आर इज लिमिटेड अप टू 96,000 आवर। तो देखिए लेबर आर हमारे पास 96,000 हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन पर आर कैलकुलेट करना होगा। कंट्रीब्यूशन पर आर ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आप फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पर यूनिट मटेरियल की जगह अब इसकी जरूरत नहीं है, अब आप ये हटा सकते हैं यहाँ से। तो कंट्रीब्यूशन में आप डिवाइड कर दीजिए लेबर आर रिक्वायर्ड का। तो देखिए कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है, 60, 80 और 25। जब हमारे पास मटेरियल लिमिटेड था तो हमने केजी का डिवाइड किया था, पर यूनिट आउट जो मटेरियल रिक्वायर्ड था उसका। और जब हमारे पास लेबर आर लिमिटेड है तो हम लेबर आर रिक्वायर्ड का डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन में। अब लेबर आर रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट कितना है वो देखते हैं। तो देखिए 30 रुपीज़ आपने लेबर चार्जेज पे किया है और रेट है 10 रुपीज़ पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जो पे किया है वो 3 आवर्स के लिए पे किया है। 30 डिवाइडेड बाई 10 करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आवर के लिए आपने पे किया है। तो 30 डिवाइडेड बाई 10 किया तो आपने मालूम चला कि 3 आवर्स के लिए आपने पे किया है। इसी तरह जब वाई में आप कैलकुलेट करेंगे 60 बाई 10 तो आपको मालूम चलेगा कि आपने 6 आवर के लिए 60 रुपीज़ पे किया है 10 रुपीज़ पर आवर की रेट से। और 10 बाई 10 करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 1 आवर के लिए आपने पे किया है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि XYZ के लिए आपको कितने आवर की ज़रूरत है, 3 आवर, 6 आवर और 1 आवर। तो यहाँ पे आप 3 आवर का डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं 6, और प्रोडक्ट Z के लिए आपने 1 आवर यूज़ किया है। तो 3 आवर्स के लिए आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको मालूम चला 20 रुपीज़ पर आवर आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। 80 बाई 6 आपने किया तो आपको मालूम चला कि 13.33 रुपीज़ पर आवर आप वाई के केस में कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। और 25 बाई 1 किया तो 25 रुपीज़ पर आवर आप वाई के केस में कंट्रीब्यूशन और जेड के केस में आप कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने पता कर लिया है ये कंट्रीब्यूशन है। पर आवर कंट्रीब्यूशन पर आवर पता कर लिया आपने। अब हमारी काम शुरू होता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ए हमें सबसे पहले बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे हमें प्रोडक्ट जेड बनाना एक्स बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये कंट्रीब्यूशन पर आवर है वो सेकंड हाईएस्ट है। और लोएस्ट कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है प्रोडक्ट जेड में। तो यहाँ पे हमें थर्ड नंबर पे प्रोडक्ट वाई को बनाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट वाई का जो कंट्रीब्यूशन पर आ रहा है वो सबसे कम है। तो इस तरीके से हमने रैंक दे ली। रैंक देने के बाद हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर ये आपने कैलकुलेट कर लिया 20, 13.33
और 25, ये 1 हो जाता है, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो एक्स वाई जेड आपने प्रोडक्ट बना लिए। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम कितनी यूनिट बना सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई क्वांटिटी कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यूनिट कैन बी प्रोड्यूस्ड तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड। एक्स की सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जेड। तो प्रोडक्ट जेड की आप मैक्सिमम यूनिट बना लीजिए। नंबर 1 पे आप बनाएंगे तो जितनी ज़्यादा बना सकते हैं उतनी ज़्यादा मैक्सिमम यूनिट बना लीजिए। लेकिन जेड की हम मैक्सिमम यूनिट कितनी बना सकते हैं, 15,000, क्योंकि इससे ज़्यादा सेल नहीं कर पाएंगे मार्केट में, तो बना के क्या फ़ायदा। फिर इसके बाद जेड के बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, इन दोनों में से चूज करना होगा। तो एक्स और जेड वाई दोनों में से कौन सा पहले बनाना पसंद करेंगे, तो निश्चित रूप से हम वाई एक्स को बनाना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। तो हमें एक्स से ज़्यादा बेटर कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर मिल रहा है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट एक्स को बनाना पसंद करेंगे वाई से पहले। तो मैक्सिमम यूनिट हम एक्स की बना लेंगे, कितनी, 20,000 से ज़्यादा यूनिट तो आप सेल ही नहीं कर सकते। अब जो बची वो क्या बनाएंगे, वाई, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ये आपने यूनिट बना ली है। अब आर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए कितने आर चाहिए वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे एक्स की यूनिट बनाने के लिए आपको 3 आवर्स लग रहे हैं, वाई की यूनिट बनाने के लिए 6 आवर लग रहे हैं, और जेड की यूनिट बनाने के लिए 1 आवर। तो आपने कैलकुलेशन किया था कि 3 आवर्स आपको लगते हैं एक्स यूनिट बनाने के लिए, वाई यूनिट की यूनिट बनाने के लिए आपको 6 आवर लगते हैं, और जेड की यूनिट बनाने के लिए आपको 1 आवर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेबर आवर है वो 96,000 है मैक्सिमम आवर्स। हमारे पास कितने हैं, 96,000। अब 15,000 इंटू 1, तो 15,000 ये आपने लेबर आवर यूज कर लिए, ये आपके यूज्ड लेबर आवर्स है। किसमें आपने यूज कर लिए, 15,000 प्रोडक्ट जेड बनाने में। फिर 20,000 यूनिट आप बनाएंगे एक्स की 3 पर आवर, 3 आवर्स आपको पर यूनिट बनाने के लिए लगते हैं। तो 60,000 आवर्स आपकी यूज्ड हो जाएंगे प्रोडक्ट एक्स बनाने में। टोटल 75,000 आपने आवर्स यूज कर लिए 96 में से। 96 में से आप 15,000 और 60,000 दोनों को लेस कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितने हार्स है आपके पास। तो 96,000 थे हमारे पास, जिसमें से 15,000 और 60,000 आपने लेस कर दिए, तो 21,000 लेबर आवर्स आपके पास बच जाते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट वाई बनाएंगे। अब वाई की एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, कितने लेबर आवर्स लगते हैं आपको, 6। तो 21,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 6 लेबर आवर का। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट। तो यूनिट आपको कितनी बना सकते हैं, 3500 यूनिट आप प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कर सकते हैं वाई की। तो 3500 हमने यूनिट प्रोड्यूस्ड कर लेंगे वाई की। तो इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया कि हम एक्स वाई जेड की कितनी यूनिट बना लेंगे अगर लेबर आवर हमारे पास 96,000 हो तो। बहुत बढ़िया किया आपने। जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि अभी आपने ये तो बता दिया कि हम इतनी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन आप ये बता पाएंगे प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम फिर से एक चार्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने मटेरियल के केस में बनाया था। यहाँ पे स्टेटमेंट का नाम हमने चेंज नहीं किया, कंट्रीब्यूशन पर आर। सेकंड केस में जब आप लेंगे तो पर आर लिखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना होता है। तो यूनिट आपके पास कितनी है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख लीजिए आप, और अगर इस स्टेटमेंट को नाम देना चाहें तो आप नाम दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट है आपके पास एक्स वाई और जेड।
यूनिट आपके पास है प्रोडक्ट एक्स की 20,000, वाई की 3,500 यूनिट है और जेड की 15,000 यूनिट है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर हम देखें तो आपको मिल रहा है 60 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 25 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है आपके पास, तो 20,000 इंटू 60 ये हो जाता है 12 लाख का कंट्रीब्यूशन। 15 इंटू 25, 15,000 इंटू 25 ये हो जाता है आपके पास 3,75,000 का कंट्रीब्यूशन। और 3,500 इंटू 80 हो जाता है आपके पास 2,80,000। 3,500 इंटू 80 ये आपके पास 280 का कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो 12 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 3,75,000 ये आपके पास हो जाता है 18,55,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तीनों की है आपके पास प्रोडक्ट की, तो फिक्स कॉस्ट आप लेस कर सकते हैं 4,50,000 क्योंकि ये तीनों की फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की। तो 4,50,000 लेस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा 14,05,000 का प्रॉफिट आपके पास बचेगा। ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया इसको आप सेकंड केस में लिख सकते हैं, लेबर इज लिमिटेड टू 96,000 लेबर आवर्स। इसके सामने आप लिख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने 14,05,000। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट था 16,85,000, सेकंड केस में प्रॉफिट है 14,05,000, तो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा बेटर है। तो मटेरियल लिमिटेड हो उस पर काम करना चाहिए हमें, और प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की जो यूनिट है हमें वो मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेट की थी वैसे बनानी चाहिए। फिलहाल आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि लेबर आवर अगर आपके पास लिमिटेड हो 96,000 लेबर आवर्स हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा और जो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स होगा अगर आपके पास लेबर आवर लिमिटेड हो तो उस केस में हमें प्रोडक्ट एक्स की 20,000 यूनिट सेल करनी चाहिए, वाई की 3,500 और वाई जेड की 15,000 यूनिट सेल करनी चाहिए। इससे जो प्रॉफिट होगा 14,05,000 होगा अगर लेबर आवर लिमिटेड है तो। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें ये एज्यूम करना है कि सेल्स लिमिटेड हो अप टू ₹31 लाख। तो सेल्स अगर लिमिटेड हो 31 लाख रुपीज़ तक तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को, कंट्रीब्यूशन को। ये हम देख सकते हैं। तो देखिए कंट्रीब्यूशन की तो हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी थर्ड केस में अगर सेल्स लिमिटेड होगी तो, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ से हटा रहे हैं। अगर आपको ये फिर से चाहिए तो आप निश्चित रूप से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके काम नहीं आएगा तो अब इसको हटा देते हैं हम। हेडिंग चेंज कर देते हैं, व्हेन सेल्स इज लिमिटेड ₹31 लाख। तो यहाँ पे आपने सेल्स को लिमिटेड मान लिया है 31 लाख तक। अब आगे देखते हैं हम, और सेलिंग प्राइस है 100, 200 और 50। कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिया है सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था। तो कंट्रीब्यूशन ये है आपका। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो कंट्रीब्यूशन पर
यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे और सेल्स प्राइस लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन हमारा था 60, सेकंड केस में था 80 और थर्ड केस में है 25। सेल्स आपकी लिमिटेड है तो ऐसे केस में आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, C/S मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे C का मतलब कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 ये फार्मूला होता है। तो कंट्रीब्यूशन है आपके पास, सेल्स है आपके पास कितने रुपीज़, भाई सेल्स लिमिटेड है तो सेल्स का डिवाइड कीजिए। सेल्स आपके पास है 100 रुपीज़, यहाँ पे 200 रुपीज़ और यहाँ पे 50 रुपीज़। सेल्स अगर लिमिटेड है तो सेल्स का डिवाइड कर दीजिए आप, इनटू 100 करें या नहीं करें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वैसे पीवी रेशो का जो फार्मूला होता है C/S इंटू 100 होता है, तो आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो के थ्रू भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीवी रेशो आपको मिल रहा है कितने परसेंट, 60% इंटू 100 करने पर ये x है। y के लिए अगर आप देखेंगे तो शायद 40% आप कैलकुलेट कर पाएंगे। z के केस में देखें, अरे हो सब कुछ $60 बाय सेल्स ही देखिए कंट्रीब्यूशन है 60 रुपीज़, सेल्स है 100 रुपीज़, इनटू किया आपने 100 से तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया, पीवी रेशो आ गया 60%। ये एक्स के केस में। वाई के केस में 80 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है, सेल्स है 200 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास 40 रुपीज़, 40% पीवी रेशो आ जाता है। थर्ड केस में 25/50 इंटू 100 तो ये आपके पास 50% कंट्रीब्यूशन आ जाता है। नंबर 1 पे आपको ये बनाना चाहिए, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ये। हमने कैसे कैलकुलेट किया, हाईएस्ट टू लोएस्ट देख लिया, जो हाईएस्ट है सबसे पहले बनाना चाहिए और जो लोएस्ट है वो सबसे बाद में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पीवी रेशो देखेंगे हम तो पीवी रेशो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हो रहा है एक्स का, तो एक्स हमने सबसे पहले बनाया और लोएस्ट है वाई का 40% तो हमने वाई सबसे बाद में बनाया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहे। तो 60%, 40% और 50% ये आपका पीवी रेशो था। रैंक आपने दी 1, ये 2 और ये 3। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूनिट देखें तो हम किसकी कितनी यूनिट बना सकते हैं ये कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से वही स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमने लेबर और मटेरियल के केस में तैयार किए थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रोडक्ट अगर हम देखें x, y और z 3 प्रोडक्ट हैं हमारे पास। प्रोडक्ट x की मैक्सिमम यूनिट बनाएंगे सबसे पहले, तो हम 20,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए इसी की यूनिट हम बनाएंगे। z की अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे z बनाना चाहिए, तो 15,000 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कर सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस देखें तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास x का है 100, z का है 50। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास मैक्सिमम है 31 लाख रुपीज़। तो 20,000 इंटू 100, 20 लाख का कंट्रीब्यूशन जो सेल्स है वो तो x की हो जाएगी। z की देखें तो 15,000 इंटू 50, 7,50,000 की सेल्स हो जाती है z की। इस तरीके से 27,50,000 सेल्स x की और z की मिला के हो जाएगी। तो बाकी जो बची सेल्स वो हमें थर्ड नंबर पे y की सेल्स करनी चाहिए। तो 31 लाख में से आप लेस कर दीजिए 27,50,000 को, तो आप पाएंगे कि 3,50,000 के आप और गुड सेल कर सकते हैं जो y की होगी। अब y की सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 200, तो 3,50,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 200 सेलिंग प्राइस का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी यूनिट सेल कर सकते हैं। तो 3,50,000 में 200 का डिवाइड देने पर आपको मालूम चलेगा 1750 यूनिट आप सेल कर सकते हैं यूनिट वाई, प्रोडक्ट वाई की। तो यहाँ पे हमने ये यूनिट कैलकुलेट कर ली है।
किसकी यूनिट कैलकुलेट कर ली है, प्रोडक्ट एक्स वाई जेड तीनों की, कि हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कर सकते हैं। अब आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। तो आप एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाते हैं एक्स वाई जेड, यूनिट हो जाती है आपके पास, यूनिट प्रोडक्ट एक्स वाई जेड की कितनी है 20,1750 और 15,000। तो 20,000 एक्स की, 1750 जेड वाई की, और जेड की हो जाती है 15,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें तो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है 60, 80 और 25। ये आपका आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। 20,000 इंटू 60 आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपका 12 लाख। 1750 इंटू 80 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन हो जाता है यहाँ पे, और 15,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 25 से, तो 3,75,000 कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपके पास। टोटल कंट्रीब्यूशन आपके पास आ जाता है 17,15,000। इसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपके पास सेल्स टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है टीसी, इसमें से फिक्स कॉस्ट आप लेस कर दीजिए 4,50,000, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट 12,65,000। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड केस में अगर आप सेल्स लिमिटेड हो तो अप टू ₹31 लाख, तो आपको जो प्रॉफिट होता है 12,65,000 का प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सिचुएशन में जो बेस्ट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट आपको मिल रहा है, वो आपको रॉ मटेरियल लिमिटेड हो अप टू 1,20,000 kg। तो फर्स्ट केस में आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स है वो फर्स्ट केस वाला होना चाहिए, यानी कि आपको एक्स की 20,000 यूनिट सेल एंड प्रोड्यूस करनी चाहिए। वाई की आपकी यूनिट आई थी कितनी, वाई की यूनिट आपके पास उस वक्त आई होगी शायद निश्चित रूप से ज़्यादा थी, 7,000 थी शायद, 7,000 यूनिट आपने शायद वाई की बनाई थी, और जेड की आपके पास 50,000 यूनिट थी। तो फर्स्ट केस आपका जो मटेरियल वाला था वो ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है 16,85,000 का। तो वो प्रोडक्ट मिक्स आपके लिए बेस्ट है, वहाँ आपको यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज का जो क्वेश्चन है वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा और बोर्ड भी आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे। सी यू लेटर।